मैं हूं अजय कुमार और आज हम मौजूद हैं मुंबई में। महाराष्ट्र में चुनाव अपने चरम पर है और जिस तरीके से प्रचार आगे बढ़ता चला जा रहा है, ऐसा लगता है कि कोई भी पार्टी इस चुनावी अखाड़े में कहीं भी किसी भी मायने में पिछड़ना नहीं चाहती। अगर भारतीय जनता पार्टी एक कमर्शियल एड लेकर सामने आती है और उसे विड्रॉ करने की बात कहती है, तो ऐसे में शिवसेना आगे बढ़कर कहती है कि आप महाराष्ट्र की बदनामी कर रहे थे और इसलिए आप महाराष्ट्र का अपमान करते दिखाई दे रहे थे। इस बीच में एनसीपी और कांग्रेस के बीच में भी घमासान मचा हुआ है। कोई ऐसा नहीं है जो यहां पर अलहदा खड़ा होता दिखाई देता है और सबसे अलग तो राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस दिखाई दे रही है, जिससे हर कोई ये मानता दिखाई देता है कि वो अपनी दम की एक अलग की राजनीति। एनसीपी और कांग्रेस के बीच में भी घमासान मचा हुआ है। कोई ऐसा नहीं है जो यहां पर अलहदा खड़ा होता दिखाई देता है और सबसे अलग तो राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस दिखाई दे रही है, जिससे हर कोई ये मानता दिखाई देता है कि वो अपनी दम की एक अलग की राजनीति करते दिखाई दे रहे हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ ऑल विमेन्स पैनल यहां पर मौजूद है, सभी पार्टियों की महिला प्रतिनिधि हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में ये चुनाव एक अलग रंग, एक अलग परिपाठी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस से नगमा जी हमारे साथ मौजूद हैं, शाइना जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, मनीषा जी शिवसेना से हमारे साथ मौजूद हैं, संजना जी एमएनएस से हमारे साथ मौजूद हैं और चित्रा जी राष्ट्रवादी कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। शाइना जी, शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी सुर्खियों में है। कुछ एक तमाम ऐसे जो सो कॉल्ड ओपिनियन पोल्स हैं वो सामने आ रहे हैं और कहते हैं कि आप दरअसल सरकार बनाने की स्थिति में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब आप एक एड निकालते हैं जिसमें कहते हैं कि महाराष्ट्र बहुत पिछड़ गया है और अचानक विरोध होता दिखाई देता है, उस एड को आप वापस कर लेते हैं, ऐसा क्यों? अगर आपके हिसाब से महाराष्ट्र पिछड़ गया है तो फिर ये पिछड़ा हुआ महाराष्ट्र दिखाने में परहेज क्यों? देखिए, हर एक पार्टी की अपनी रणनीति होती है और वो एड कैंपेन में मैं खुद बैठती हूँ तो मुझे पता है कि कहीं न कहीं एक पॉजिटिव इमेज भी देने की आवश्यकता है, हकीकत भी लोगों के सामने लाने की आवश्यकता है। आज परिस्थिति ये है कि महाराष्ट्र जो नंबर 1 पे था आज पिछड़ के नंबर 6 पे आ गया है। महिला के शोषण की आप बात कीजिए तो सबसे पिछड़ा हुआ स्टेट है महाराष्ट्र, जहाँ कन्विक्शन रेट 9% भी नहीं है। आप 15 साल में जो देखा है आपने इस प्रदेश में सिर्फ लूट और भ्रष्टाचार, और उस कांग्रेस और एनसीपी सरकार के खिलाफ हमारा लक्ष्य सिर्फ ये है कि सकारात्मक रूप से लोगों तक पहुंच पाए। लेकिन कमर्शियल विड्रॉ करने के पीछे कौन सा सकारात्मक रूप है? विड्रॉल, नॉन विड्रॉल की आप बात करते हो, जब हमारे पास 15 ऐसे अलग एड्स हैं जो अलग अलग मुद्दे पे हम हाईलाइट करते हैं। किसान है जो किसानों की आत्महत्या के मुद्दे को लेकर बढ़ रहा था, तो क्या आपको लगता है कि किसानों का आत्महत्या का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए आज अहम नहीं है? बहुत ही अहम है। आपकी छवि खराब हो रही है। देखिए, आप आपकी विश्लेषण कर सकते हैं, हमें जनता तक पहुंचना है और जनता के सामने आज मुद्दे कौन से हैं? बेरोजगारी का मुद्दा है, फार्मर सुसाइड का मुद्दा है, 70,000 करोड़ का इरिगेशन घोटाला, एक कांड के ऊपर दूसरा आदर्श का घोटाला। पार्टी पिछड़ रही थी और इसीलिए इस कमर्शियल को विड्रॉ करना पड़ा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि क्योंकि कंफ्यूजिंग सारा विषय हो रहा था। ये दिखाना कुछ और चाहते थे, कहना कुछ और चाहते थे और मैसेज कुछ और पहुंचता था। मेरे ख्याल से क्योंकि कांग्रेस और राष्ट्रवादी का भ्रष्टाचार दिखाना चाहते थे, मगर विषय ये जा रहा था कि महाराष्ट्र कितना बेकार हो रहा है, तो किसकी वजह से हो रहा है वो मैसेज नहीं पहुंच रहा था, मगर महाराष्ट्र की बदनामी हो रही थी। जनता तक पहुंचा। शाइना जी जब आप बात कर रही थी, आई वाज साइलेंट। तो विषय ये है कि हम क्या करना चाहते हैं महाराष्ट्र के लिए। जिस प्रकार से आज शिवसेना विजन डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं, हम क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी का प्लेटफॉर्म उठा लिया। नहीं, विजन डॉक्यूमेंट हमारा पहले से तैयार है और क्या करना चाहते हैं महाराष्ट्र के लिए। हमारे एड्स भी आप देखें तो शिवसेना का जो कार्यकर्ता है जो कहीं खून देना चाहता है किसी पेशेंट को, तो वो कौन है इस वक्त पे, ऐसे मौके पे इमरजेंसी में किसी को अस्पताल पहुंचाना है, किसी की स्कूल की समस्या है, तो कौन आगे है? शिवसेना का कार्यकर्ता आगे है। ये हमारे नगमा जी, ये बताइए कि क्या भारतीय जनता पार्टी कुछ ज्यादा खाती दिखाई दे रही है? चबा नहीं पा रहे लेकिन खा गए। मुझे लगता है कि वो लोग कुछ ज्यादा ही बौखला गए हैं। उन्हें ये नहीं पता कि क्या दिखाना चाहिए, क्या नहीं दिखाना चाहिए। प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वो कहते थे गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। अगर आप आंकड़ों को मिलाएं, महाराष्ट्र से गुजरात के आंकड़ों को मिलाएं या हरियाणा को भी गुजरात के आंकड़ों से मिलाएं, तो सबसे ज्यादा आगे
महाराष्ट्र ही आपको और हरियाणा भी मिलेगा गुजरात से आगे। दूसरी बात ये जो कह रही थी, ये जो कह रही थी, किस नजरिया से? हर एक नजरिया से, कृषि के नजरिया से, सामने हर चीज आंकड़े आपके सामने है। 50,000 करोड़ महिलाओं के मामले में तो गुजरात वाकई में पीछे था। चित्रा जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि रेप और ये सारे महिलाओं शोषण के मामले में मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा आगे है। तो ये महाराष्ट्र की बात कर रही है, पहले तो अपना स्टडी ठीक करके आना चाहिए कि बहुत सारे आंकड़े आप प्रधानमंत्री अमेरिका जाके कहते हैं कि इंडिया सुपर पावर है, तो इंडिया को सुपर पावर बनाया किसने? चलिए हम उस पर, चित्रा जी आपकी पार्टी पर बार बार ये आरोप लग रहा है और ये खास करके भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना कह रही है, कांग्रेस को तो खैर वो कोस ही रही हैं, लेकिन आपकी पार्टी को कोसने में कोई पीछे नहीं। हर कोई कहता है कि 15 साल में महाराष्ट्र को आपकी पार्टी ने लूट खाया। महाराष्ट्र पहले भी 1 नंबर पे था और आज भी 1 नंबर पे है। यहाँ जो हमारी बीजेपी की, एक नंबर मैं बोल रही हूँ आपको, मुझे कंप्लीट कर, और मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है, अगर हर एक कोई बोल रहा है तो उसको अपनी बात रखने दीजिए, बीच बीच में टोकिएगा नहीं। आप हर एक को टाइम दे रहे हैं। जैसे हमारे बीजेपी वाले हमेशा ही उनका कहना ही है, जो भी कहो झूठ बोलो और वो भी एकदम जोर से बोलो, ये उनका पहले से नारा है, वही नारा यहीं पे भी है। अभी हमारी बीजेपी की जो आई है, उन्होंने हमें कहा कि महिलाओं के ऊपर का जो महिलाओं का शोषण, मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि दिल्ली में जो निर्भया जैसी एक बहुत ही शर्मनाक, हमारी पूरी महिलाओं के लिए शर्मनाक घटना घटी, तभी यही थे बीजेपी वाले कि उनके नाम पे उन्होंने सिंपैथी मांग के सारे वोट जमा किए, सत्ता में आए, और आज एनडीए में आने के बाद इन्हीं के मंत्री कहते हैं कि निर्भया जैसी घटना हो गई तो भारत में टूरिज्म का जो रेशियो है कम हो गया, उसका रेट कम हो गया। तो ये कहाँ है? अभी इन्होंने जवाब देना चाहिए कि जब सत्ता चाहिए तो महिलाओं का सबलीकरण, और जब सत्ता में आ जाएंगे तो फिर महिलाओं की जो ये बातें हैं, इनसे ये टूरिज्म का, ये इनका जो असली चेहरा है, ये लोगों के सामने आ रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि सिर्फ इन्हीं का चेहरा है या शिवसेना का भी ये चेहरा है? कहना चाहती हूँ में वो भी शामिल है। जो एडवर्टाइज है ये इनको निकालनी पड़ी जी, इन्होंने निकाली नहीं है, इनको निकालनी पड़ी, क्योंकि जो ये दिखा रहे हैं महाराष्ट्र का जो चेहरा लोगों को दिखा रहे हैं कि जिस प्रकार से ये महाराष्ट्र दिखा रहे हैं, ये लोग कभी इनको मानेंगे नहीं। उनको पता है कि ये महाराष्ट्र का असली चेहरा है नहीं, महाराष्ट्र प्रगति पे है और लोगों की भावना है, और इसीलिए इनको ये सारी जो है एडवर्टाइजमेंट निकालनी पड़ी। हमें कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है किसी से। ये जनता जो बैठी है वो जनता तय करेगी कि जो हम प्रगति के राह पे हैं, जो हम लोगों के साथ विश्वास कर रहे हैं या विश्वासघात। आपने देखा कि 2014 में एक बात तय कर दीजिए, क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र एक विकसित राज्य है? और अगर नहीं है तो इसमें विकास का जो तथाकथित तौर पर मॉडल आप रखना चाहते हैं वो कौन सा मॉडल है? वो गुजरात मॉडल है। 2014 में लोगों ने जात पात धर्म के आधार पे वोट नहीं की, उन्होंने प्रगति के लिए किया, उन्होंने स्थिरता के लिए किया और नेतृत्व के। नहीं तो वहाँ पर तो नरेंद्र मोदी गुजरात मॉडल रखते थे, कहते थे मेरा गुजरात मॉडल इतिहास है, उसे देखो और आगे बढ़ो। महाराष्ट्र में क्या गुजरात मॉडल है या क्या है? आप चाहते हैं कि मैं बोलूं? मुझे गर्व की बात यह है कि आज जो देश का मॉडल है उसकी चर्चा हो रही है, बाहर में भी विदेश में भी चर्चा हो रही है कि मोदी जी के नेतृत्व के ऊपर कि 100 दिन पे देश का मॉडल बाहर चर्चा हो रही है। 100 दिन से इन्होंने देश में ऐसा क्या किया है जो बाहर चर्चा इनके वजह से हो रही है? सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है, चाहे वो अग्नि ले लीजिए, चाहे वो जितनी भी जो भी मिसाइल लॉन्च हुई है, या हाँ बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है। तो 100 दिन के अंदर मांगलियन नहीं गया था, 100 दिन के अंदर मांगलियन इन्वेंट नहीं हुआ था, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे कि वो जब यूपीए सरकार केंद्र में थी तब भी गुजरात प्रॉस्पर किया था। तो पंतप्रधान को यहाँ पर आके बोलने के लिए महाराष्ट्र को हमारा जो गवर्नमेंट था, हमने हमेशा सबको सहयोग दिया। उसी तरह से इनको ये कहना क्या आपको लगता है कि जो डेवलपमेंट का मॉडल भारतीय जनता पार्टी लेकर सामने रखना चाहती है, यही मॉडल आज गुजरात में लागू होता दिखाई देता है? ये गुजरात मॉडल है, कौन सा मॉडल है? नहीं सुनिए, हर एक स्टेट की अपनी एक विशेषता है जी। गुजरात हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, कोई भी राज्य हो, हर एक का एक कल्चर है, हर एक का एक इथॉस है। तो हर जगह गुजरात मॉडल ही चलेगा ऐसी कोई बात नहीं है। हमने नरेंद्र मोदी जी, एनडीए, हम लोग साथ में उनको हमने पंतप्रधान बनाया है जी। उसमें हमारा भी सहयोग है जी। चाहे आज उन्होंने हमसे युति तोड़ दी हो, किस लिए तोड़ी है वो वही जानते हैं, क्या उसके पीछे मोटिव है, ये किसके साथ आगे चलना चाहते हैं। मगर ये बात तो है कि
बीजेपी ने शिवसेना के साथ बैकस्टैबिंग की है और हम उस बैकस्टैबिंग का हम उनको जरूर करारा जवाब दे रहे हैं और हम प्रगति में विश्वास कहना है कि पूरा शरद पवार का प्लान था। ये जो महायुक्ति की जो तोड़ है ये पूरा शरद पवार की सोच थी। कहां से ये जानकारी राज ठाकरे को मिल गई? इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं कह सकती। अभी आपने जो सवाल पूछा है इसके बारे में मैं आपको ये नहीं बता सकती। मैं सिर्फ एमएनएस की भूमिका यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूंगी कि राज ठाकरे जी जो भूमिका लेके निकले हैं, एमएनएस की भी ब्लूप्रिंट आज रेडी है। महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छे धोरण लेके हम लोग निकले हुए हैं और उसके ऊपर हमें काम करना है आगे जाके, और इसलिए ये संधि हम लोगों के पास से मांग रहे हैं। चित्रा जी, शरद पवार जी क्या वाकई में इतने खुराफाती हैं कि कहीं भी कुछ भी कर लेते हैं? महाराष्ट्र में अगर किसी को लाइमलाइट में आना है तो पवार साहब का नाम लिए बगैर ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तो कुछ कहते हैं गठबंधन होता है तो कहते हैं पवार साहब ने किया, गठबंधन टूटा तो कहते हैं पवार साहब ने किया। यहाँ पे नहीं आना है तो इनके मंत्री कहते हैं कि पवार साहब ने हमसे कहा कि आप यहाँ मत आओ, इसलिए यहाँ प्रचार सभा नहीं होगी। तो अभी आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे पवार साहब कितने बड़े हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल इससे पहले कि हमें ब्रेक लेना पड़े, एनसीपी के बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने पिछले 15 दिनों में, अपने शासनकाल के 15 दिनों में जितनी फाइलें साइन की उतनी पूरे अपने शासनकाल में नहीं की। ऐसी कौन सी फाइल थी जो कि एनसीपी की पेंडिंग थी, जो नहीं साइन हो रही थी? नहीं, बात ऐसी है कि हमारा गठबंधन में सरकार था, गए 15 साल हम यहाँ पे एक साथ काम कर रहे हैं जी। जो गठबंधन टूटा है उसका दुख हमें भी है और उन्हें भी है। जो काम नहीं हुआ ये कोई मैं आपको ये बोल रही हूँ कि यहाँ पे कोई किसी का पर्सनल काम लेके कोई नहीं गया है, या किसी की फाइल जो पेंडिंग रही है वो कोई पर्सनल काम की नहीं थी। लेकिन हम ऐसे चाहते हैं कि जिन कामों को, जो लोगों के जिन कामों को प्रायोरिटी देनी चाहिए। कौन से काम थे नगमा जी, क्या इसके बारे में कोई जानकारी है आप लोग? ये कितने फाइलें हैं जिस पर ये फाइलों की चर्चा क्यों हो रही है? आपको जानकारी जी देखिए, एक सेकेंड, अगर बीजेपी को लाना है, महाराष्ट्र का विभाजन करना है तो इनको लाना है। इनके प्रधानमंत्री तो अभी सभी के हो गए हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री सीएम का काम आके यहाँ पर कर रहे हैं, जितनी मीटिंग को संबोधित कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री का पद छोड़ के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? वो तो विभाजन की बातें हो रही है कि नितिन गडकरी जी कहते हैं कि हम विभाजन करेंगे, मोदी जी कहते हैं हम विभाजन नहीं करेंगे। तो पहले तो ये आपस में तय कर ले कि ये लोग विभाजन महाराष्ट्र का करने वाले हैं कि नहीं। ये हम ही नहीं कह रहे, शिवसेना भी इनका जो गठबंधन था वो खुद भी कह रहे हैं पेपर में। बिल्कुल, चलिए हम यहाँ पर बस कुछ देर के लिए रुक रहे हैं। साइना जी, इस पूरे मुद्दे पर, खास करके विदर्भ के मुद्दे पर क्या है रणनीति और क्या महाराष्ट्र के विभाजन की बात वाकई में होती दिखाई देगी, करेंगे इस पर चर्चा। बने रही हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक तुरंत आपके साथ। महाराष्ट्र में जिस तरीके से राजनीति चरम पर है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगातार लग रहा है कि क्या वाकई में महाराष्ट्र के विभाजन की बात करती दिखाई देगी भारतीय जनता पार्टी। साइना जी, इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा लोगों से पूछे। जी पूछिए, आप क्या पूछा था? नगमा जी से मैं बात करना चाहता हूँ कि आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला है, आप ये जान सकते हैं कि अभी 288 सीट में कितना महिलाओं को सीट दिया आपके पार्टी ने और कितना मंत्री बनाया 15 बरस में, बता सकते हैं आप? नगमा जी देखिए, ये जो वुमेन सशक्तिकरण है, अभी 27 सीट दिया है, लेकिन जो औरतों का सशक्तिकरण 288 में से 27 नहीं, हम ये बोल रहे हैं कि ये एक कुएं में मेंढक की तरह ये एक मुद्दा नहीं है। इंदिरा गांधी जी पहली देश की प्रधानमंत्री बनी थी जो कि महिला थी। उसके बाद राजीव जी, एक सेकेंड, उसके बाद राजीव जी ने झगड़ा किया था महिला का 33% आरक्षण देने, हमने ही 50% किया है और गांव में और कस्बों में भी हमने महिलाओं को ज्यादा हक दिया है। जरा आप शांत रहेंगे। मैं जानता हूं कि ये पूरे प्रदेश के भाग्य का निर्धारण होने वाला है, लेकिन हमारे मुंबई की भी कुछ समस्याएं हैं। जैसे 2009 में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तहत पर यहाँ पर साइलेंस जोन का अनाउंस किया गया और राज्य सरकार को निर्देश दिए गए कि उचित संविधान बनाया जाए। यहाँ हमेशा 80 से 100 डेसिबल का साउंड रहता है, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। आने वाले लोग क्या करेंगे ये जरा आपने क्लियर करें। किससे सवाल पूछे थे आपने? चलिए कोई बात नहीं। जी आप तय कीजिए पहले कौन आने वाला है। तो पब्लिक तय करेगी कौन आने वाला है, तो ये कैसा बोल सकते हैं हम जाने वाले कोई और। बम्बई देश की राजधानी है। फोर्ब्स लिस्ट मैगजीन में द टॉप 10 बिलियनियर्स बम्बई के हैं। तो आई वांट टू आस्क कि इतना सब होने के बावजूद एज अ टैक्स पेयर, एज एन इंडिविजुअल टैक्स पेयर, वो जो क्वालिटी बम्बई की होनी चाहिए, द क्वालिटी ऑफ रोड्स या गवर्नमेंट ऑफिस में जो गंदगी रहती है वो क्यों नहीं है? मुझे शहर, मेरे अपने बम्बई शहर को उस लेवल पे देखना है, वो मेरा
सपना सपना ही रहेगा या वो कभी हकीकत में भी बदलेगा? देखा कि 2 अक्टूबर को केजरीवाल जी पंत प्रधानमंत्री के ऑफिस के बाहर कचरा साफ कर रहे थे और पंत प्रधानमंत्री सबको बोल रहे थे कि कचरा साफ करो। तो ये आपका भी दायित्व बनता है, हमारा भी दायित्व बनता है, सबका दायित्व बनता है, पूरे समाज का दायित्व बनता है कि सिटी को क्लीन रखो, शहर को क्लीन। लेकिन प्रोग्रेस में महाराष्ट्र सबसे टॉप है, चाहे वो इंडस्ट्री में रहो, चाहे वो एग्रीकल्चर में रहो, चाहे वो कोई भी रहो। प्रदेश से निकल पड़ी है। बिल्कुल चित्रा जी, बताओ कि इससे अच्छा इंडस्ट्री कहाँ है? चित्रा जी जो सवाल पूछा उसका मैं जवाब देना चाहूंगी। बिल्कुल सही सवाल है कि आज हाईली टैक्स पेयर मुंबई सिटी है। ये बीएमसी आज कितने सालों से सेना और बीजेपी के हाथ में है और 37,000 करोड़ रुपीस का बजट जो गोवा, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य का बजट है, ये बीएमसी का बजट है। तो राज्य में आपकी सरकार और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इनका हम लोग क्या करें ये बताइए। मैं आपको वही बता रही हूँ। तो इन्होंने क्या किया, जब बारिश आ जाती है और रास्ते भर जाते हैं तो जब हम इनसे सरकार है प्रदेश में, गुजरात की सरकार है तो गुजरात और जब चलिए वो महाराष्ट्र में आएगा तो क्या होगा? यहाँ से सब कुछ उठा के गुजरात ले जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल तो रोड, कई रोड तो MMRDA मेंटेन करती है, कुछ रोड। अच्छा मुझे एक बात बता दीजिए, आप सब लोग राजनीतिक दलों को रिप्रेजेंट करती हैं, इसी मुंबई शहर में हम लोग सब रहते भी हैं, मैं भी मुंबई कर ही हूँ एक तरह से। ऐसे में जो यहाँ पर दिक्कतें आती हैं उसके लिए हम किसको जिम्मेदार ठहराएं? कितनी एजेंसियों को हम जिम्मेदार ठहराएं? आखिरकार मैं एक टैक्स पेयर यहाँ क्या उम्मीद कर सकता हूँ? महाराष्ट्र का हमें बहुत अच्छे तरह से मालूम है, हम यहाँ पैदा हुए पढ़े हैं। एजेंसी से परमिशन लेना पड़ता है, इतने सारे एजेंसीज। क्या आपको पता था कि आपको एक रास्ता रिपेयर करना है तो 39 एजेंसीज, 50 सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट से लेकर, प्लीज जरा आप चुप रहेंगे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये इनसिक्योरिटी जो दिखाई देती है अलग राजनीतिक दल में, उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बीजेपी शिवसेना का आधिपत्य है ना, आप तो वहाँ तो आप बताइए ना। मैं करेंगे तो कोई समस्या का हल नहीं। तो ये इतने सालों से समस्या का समाधान कौन निकालेगा? कोई तो बताए। ऐड लगाना, ऐड खींचना, ये इनसिक्योरिटी इनमें या हमें है, ये तो तय कर ले। जनता को चुनना है। अच्छा मैं आप सबों से एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। महिलाओं की टॉयलेट की समस्या इतनी गंभीर है जिसकी आप इनको पूछ सकते हैं। वाटर मीटर, गटर जैसे जो मूलभूत सवाल है ये भी एक सक्षम करने में ये नाकामयाब है और ये अभी बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र राज्य चलाने। अच्छा समस्याएं हम सब जानते हैं, सोल्यूशन तो बता दीजिए, कोई इतना तो बता दे। और इसका कट ऑफ डेट किसने बढ़ा? अच्छा एक बात मैं आप लोग सबसे बस 30 सेकंड में बता दीजिए, आप लोग सब चुनाव में खड़े हैं, इस समस्या का समाधान, मुंबई को स्वच्छ बनाने का समाधान क्या हो सकता है? चित्रा जी 30 सेकंड सिर्फ। मैं आपको वही बताना चाहती हूँ कि गए 15 साल में केंद्र में हो, राज्य में हो, हमने बहुत विकास किया हुआ है। एक गतिमान प्रशासन, स्वच्छ प्रशासन, प्रगतिशील प्रशासन देने का काम किया है। आज तक 15 साल में जो नहीं हुआ मैं अभी बता रही हूँ, मैं आ रही हूँ, आगे 5 साल और चाहिए। जी चलिए 30 सेकंड जी। घोटाला घोटालों के आरोप है, यानी माफ कीजिएगा, कहीं कोई भी आरोप किसी भी राजनीतिक दल के पास आज भी कोई सोल्यूशन नहीं है, कम से कम ये मैं कह सकता हूँ। कोई भी घोटाला अभी तक नहीं हुआ है। सोच समझ के वोट करना। सोल्यूशन कम से कम किसी भी राजनीतिक दल से आता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं देता। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर कोई आपका वोट मांग रहा है, लेकिन उस वोट का इस्तेमाल किस तरीके से होगा ये निर्धारित आपको करना चाहिए। बहुत धन्यवाद आप सबों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत धन्यवाद।